मैं जगत भैया हूँ, कोई बात नहीं, सबका प्रेम है, ईश्वर सबका भला करे। मैं रात वाली मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्टर जो मेरा है वो 12 बजे चला जाता है, लेबर रुका रहता है। मुझे लग्जरी कार के लिए एक्टिंग नहीं करना था, मुझे बड़े घर के लिए एक्टिंग नहीं करना था। तो ये नहीं था कि वो कब होगा, वो हो नहीं रहा है। मुझे एक्टिंग अपने जीने के लिए करना था। चला गया, लेट इट गो, जाने दो। अब उसको धुन के याद करके मुझे बदला नहीं लेना है किसी से कि तुमने ऐसा बोला था तो मेरा वक्त आया तो मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं भैया, आप जाने देते हो। हाँ, वो जीवन का हिस्सा था, ऐसा ही होना था, वो हो गया। किरदारों की ना मासूमियत, इनोसेंस को बरकरार रखना चाहता हूँ। कालीन भैया भी आपको ना इसीलिए वो खतरनाक लगने के बावजूद भी लगता है कि यार ये हार्मफुल आदमी नहीं है। सबके लाइफ में असीम संभावनाएं हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर मैं हिंदी मीडियम का छात्र गांव से आके अभिनेता बन सकता हूं तो कोई भी बन सकता है। मुझ में कोई एक्स फैक्टर नहीं था। तो सोशल मीडिया ने तो यही बोला है ना कि राय दो, राय दो। अब क्यों राय दूं? मेरा राय ज़रूरी है क्या? हर चीज़ पे क्यों राय देना? मेरे को नहीं देना है राय। इमेज मेकिंग के चक्कर में नहीं रहना है कि हाँ किया है, बहुत कुछ करने की योजना है, प्लानिंग है। और क्योंकि क्या है ना कि सक्सेसफुल तो हो गए, मीनिंगफुल कैसे हो? Hello everybody, welcome to Spotlight Sessions podcast. I'm रुद्रानी। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आई एम श्योर आपको भी मिलेगी। ऑफ कोर्स द वेरी टैलेंटेड पंकज त्रिपाठी। थैंक यू फॉर डूइंग दिस सर। थैंक यू रुद्रानी, धन्यवाद। और आपका स्वागत है बिल्कुल जूम स्पॉटलाइट में। थैंक यू सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ही बातें करें। मैंने कहा ना आपकी बातों में मुझे सुकून मिलता है। छुपना नहीं कहूँगी, पर आपने खुद को छुपा ही लिया था लास्ट 2 years में। आपने कहा था, मुझे लगा मजाक कर रहे हो आप अटल के बाद, और कि आप थोड़ा ऐसे चाहते हो कि आप अपने वर्ल्ड में थोड़ा गुम हो जाओ। सच में आप गुम हो गए आप, मतलब क्यों सर? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी ऑडियंस सिर्फ एक्टिंग करते हुए स्क्रीन पे देखे, ना कि पॉडकास्ट या इंटरव्यू या बातचीत करते हुए। क्योंकि मुझे जितना मेरे पास ज्ञान था कहने का, वो बहुत कह दिया। और उस कहने के दरमियान मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास जो मैंने कहीं प्रवचन सुन लिया, ओशो जी का या किसका मुझे याद नहीं, कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है मौन रहता है, चुप रहता है। तो मुझे लगा कि मैं तो कैसा ज्ञानी था, मैं तो बहुत बोलता था। तो फिर मैंने उसके लिए नहीं, ये एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ कि यार हो गया, क्यों इतना ज्ञान देते रहना। लेकिन ये एक प्रोफेशन का हिस्सा है कि क्रिमिनल जस्टिस 4 आने वाला है, तो मुझे बात करनी पड़ेगी। तो चलो थोड़े शो के बारे में होगी, थोड़े ज़िंदगी के बारे में होगी। तो इन कारणों से मुझे लगा स्क्रीन टाइम हमारे जीवन में बढ़ रहा है, तो मैं सिर्फ अभिनय के थ्रू ही बढ़ाऊँ, न कि पॉडकास्ट, प्रवचन या इंटरव्यू के थ्रू बढ़ाऊँ। मैं डर गई, मुझे लगा तो आज ये मौन व्रत टूट रहा है ना दोबारा, तो हाँ, बातें थोड़े होंगे जरूर। टूट ही रहा है। लेकिन तो इसमें भी मौन मत रहिएगा। नहीं, मौन नहीं रहेंगे, पर संक्षिप्त आंसर देंगे कि जितने में काम हो जाए, थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। जी, आपकी ज़िंदगी इतनी दिलचस्प है, शायद आपको ना लगे, लेकिन आपके बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है आपकी ज़िंदगी के बारे में सुन के। तो शुरुआत करने से पहले, है ना, थोड़ा और बातें करने से पहले ये तो समझ गए कि आप इतने दिनों तक आप क्यों बाहर नहीं आना चाहते थे, है ना? कुछ आपके एक मित्र ने, सॉरी, कुछ लाइफ मतलब थोड़ी पर्सनल होनी चाहिए ना। बिल्कुल, कि आप थोड़े दिन मतलब आउट ऑफ साइट भी होना चाहिए, ताकि हम आपको मिस करें थोड़ा। तारे तभी अच्छे लगते हैं जब दिन भर सूरज में नहीं दिखते हैं जी। तो रात का इंतजार होता है, तब तारों का महत्व होता है। वाह, यही सब तुम मिस कर रही थी आपके बातें। तो चलिए, मौन व्रत टूट रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। टूटेगा आज तो धारा बहेगी, जिंदगी बदलेगी। तो चलिए, पहले मैं आपके एक मित्र है, उनका एक कुछ वीडियो मैसेज है। ओह वाह, तो मैं दिखाना चाहूँगी आपको। अरे सुनाइए ना, दिखाइए। पंकज सर के बारे में जितना बोल रहे उतना कम है एक्चुअली। कमाल के
एक तो बहुत ही शानदार इंसान है, और कैरेक्टर में मतलब जब ये वाला जो पहली उन्होंने स्त्री की थी वो तभी की थी उन्होंने जब मेरी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी आबा, और उसके बाद उन्होंने बोला था अमर तुम जो भी पहला कुछ करोगे मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। तो दैट्स हाउ आई मेट हिम इन बर्लिन फर्स्ट। उसके बाद जैसे मेरी स्त्री का पहली फिल्म आई तब तक मैंने देखा था मतलब उनका काम, ह्यूमर, मतलब उस लेवल का किस तरीके से कॉमेडी होगी क्या होगा उतना मुझे आइडिया नहीं था। बट जब उनको मैंने सुनाई स्क्रिप्ट, कहानी सुनाई थी, स्क्रिप्ट नहीं सुनाई थी, कहानी बताई थी, फिर उन्होंने पढ़ी थी, मुझसे स्क्रिप्ट मांगी थी, उसके बाद जब वो सेट पे आए, सेट पे आने के बाद ही अंडरस्टूड क्या ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर को जब समझ लिया था उन्होंने, तब उन्होंने जो चीज़ें उसमें ऐड करी थी जो मैंने सोची भी नहीं थी। रुद्रा भैया को रुद्रा भैया बनाने का पूरा श्रेय सर को जाता है। हमने कुछ संवाद लिखे थे, डायलॉग लिखे थे, बट उसको जिस तरीके से बोलना है, उसमें कुछ नुक्ते ऐड करना है, उसमें कुछ एक होता है कि माहौल को देखते हुए क्या उसमें चीज़ें और बोलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सर, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं और जनरल नॉलेज की उनकी बहुत समझ है, तो वो फिल्म में वो सब कुछ वो यूज़ करते हैं। सो कमाल के हैं। और एक्टिंग के अलावा भी उनके साथ बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। दुनिया की उन जहाँ से आए हैं वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें, वो सब कुछ। एक छोटा सा किस्सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो किस्सा सुनना चाहेंगे आप? हाँ सुनाओ अब किस्सा। तो पंकज सर को रात में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रात में उनका एक बहुत ही कमाल की एक लाइन बोलते हैं कि रात में 12 बजे के बाद मेरा शरीर रह जाता है बट मेरी आत्मा चली जाती है। तो जैसे ही 12 बजता था हम सब बोलते थे पंकज जी की आत्मा चली गई, और जैसे ही वो आत्मा चली गई बोलते थे तो सच में एक माहौल बनता था और सेट पे कि डरावना कि पंकज जी की आत्मा घूम रही, तो हम लोग बड़ा मज़ा करते थे। बट पंकज जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, उनको हमेशा मैं सॉरी बोलता था जैसे ही 12 बजते थे, सर सॉरी, 2 घंटे 3 घंटे और कुछ घंटे और करके मैं उनको बोलता था। अभी भी शॉर्ट से उन्होंने मुझे एक्चुअली रिकॉर्ड करके भेजा है, तो सॉरी ऑडियो थोड़ा ख़राब है, पर बहुत बहुत इज्जत करते हैं आपकी। एक और वीडियो है, पर मैं चाहती हूँ पहले आप इस पर कॉमेंट कर ली, एक और उनका कंटिन्यूएशन है इस हाँ पे। नहीं, अमर अभी देश के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स हैं हिंदी सिनेमा में। जी हाँ। और स्त्री 1 हो, स्त्री 2 हो, बाला हो, जो फिल्में बनाई हैं सब वर्क की हैं। अमर कानपुर से आते हैं। एक सेंट्रल स्कूल में पिताजी थे तो पूरा भारत घूमा है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी रहा है। जी। मैं जीरो वैली गया था पिछले दिनों, तो पता चला भेड़िया जहाँ शूट किए थे वो गांव वालों बताए कि यहाँ पे शूटिंग हुई थी। अभी भी मुझे पता नहीं, आभा उनकी आभा जो फिल्म है वो किसी प्लेटफॉर्म पे है नहीं, शॉर्ट फिल्म है वो, बर्लिन में मैंने देखी थी और मैं ऐसे दंग रह गया था वो फिल्म देख के। ऑलमोस्ट साइलेंट फिल्म है, 1-2 लाइनें ही होंगी उस फिल्म में, और 2 अरुणाचल के लोग हैं। तो मैंने बोला अमर को बर्लिन में कि भाई जब भी फिल्म बनाना तो मुझे याद करना, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दंग रह गया था वो फिल्म देख के। उसके बाद नेशनल अवार्ड भी मिली थी अमर को उस फिल्म के लिए। तो बहुत ही कमाल का व्यक्ति है, विजनरी डायरेक्टर हैं अमर, उतना ही प्रेम करते हैं मुझसे, मैं भी उनसे करता हूँ। और मस्त आदमी है, सेट पे एक अलग माहौल बना कर रखता है, मतलब लाइवनेस रखते हैं वो सेट पे। तो और मुझे बेहद खुशी है अमर के फिल्मोग्राफी को और उनके सक्सेस को देख के। तो क्योंकि मैं देखा हूँ एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाला लड़का, फिर वो राज डीके के साथ में थे, फिर बहुत जगह थे एसोसिएट डायरेक्टर, इवन फुकरे में एक सेकंड यूनिट बताते हैं करने आए थे कभी। तो कमाल की जर्नी है, कमाल के व्यक्ति हैं अमर। और यस, मैं जब पहली बार सुना था तो कहानी ही थी, एक कैफ़े में बैठ के हम लोग अंधेरी में सुने थे। तो और फिर सेट पे आके अमर छूट बहुत देते हैं कि करो सर करो, खेल जाओ कुछ करो। तो बहुत सारी चीज़ें रुद्रा भैया के किरदार में ऐड हुई, इवन जो कॉस्ट्यूम है. उनका, तो मैं बोला यार ऐसा कुछ ना, वो कंबल के कपड़े का एक लॉन्ग कोट बनाओ. तब मेरे जहन में था कि रुद्र भैया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रशियन लिटरेचर पढ़ा होगा, चेखव, गोरकी पढ़ा होगा, और मैं पढ़ा था, और मैं पढ़ के उसमें मेरे दिमाग में वो किरदार इमेजिनेशन में घूमते थे
तो मुझे लगा कि ये वैसा ही कोट बना के और चंदेरी में बैठा हुआ है और अपने आप को चंदेरी का नहीं समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बाहर का लिटरेचर पढ़ा हुआ हूँ। इवन सेकेंड पार्ट में भी वो बोलता है एक जगह कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी में रिसर्च कर रहा हूँ। जी जी और खुद डर लगता है उनको भूत प्रेत से। जी। तो अमर के साथ बहुत मज़ा आता है करने में। और यस, मैं रात वाली मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि एक्टर जो मेरा है वो 12 बजे चला जाता है, लेबर रुका रहता है। तो तुम जो अब एक्टिंग करा रहे हो, एक्टर की आत्मा जा चुकी है, अब ये लेबर काम कर रहा है, तो लेबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मेरी है प्रॉब्लम, मुझे नींद की समस्या है। मैं रात को, और मेरा कुछ सर्केडियन रिदम बहुत गड़बड़ है। मैं यूएस जाता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है, 10 दिन सो नहीं पाता हूँ। इवन यूके 5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे का अंतर है, 4.5 घंटे का। वहाँ से लौटा हूँ और मुझे अब रात को सुबह 4 बजे नींद आ रही है, क्योंकि वहाँ 12 बजे सो रहा था। तो 4 दिन में मेरी बॉडी सेट हो जाती है। मैं दिन में नहीं सो सकता हूँ। आप कितना कमरे को डार्क कर दो, कुछ भी कर दो, 1 से 1.5 घंटे अवेयर रहती है बॉडी। हाँ, तो मुझसे तो मेरी है नींद की प्रॉब्लम। अभी एक और फिल्म कर रहा हूँ, मैंने उनको पहले ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि भाई मेरा या तो इंटीरियर में कर लो डे फॉर नाइट। थामा। हाँ, क्या थामा नहीं, दूसरी फिल्म है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो वो बोलने के लिए अभी हमारे चेहरे पे, लिप पे कॉन्ट्रैक्ट का टेप चिपका हुआ है। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही बताएंगे। तो मुझसे नाइट में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, और आपसे, जैसे मैंने कहा था, मुझे भी बड़ा ऐसे सुकून सा महसूस होता है आपकी कहानी सुनने में। बट मुझे ना, मैंने अमर से इसलिए भी ये रिकॉर्डिंग मांगी थी क्योंकि मुझे पता है कि उनको आपकी पूरी जर्नी की बहुत नॉलेज है कि आप किस तरह से यहाँ पहुँचे। आप अपनी स्ट्रगल को कभी भी रोमांटिसाइज नहीं करते हो, क्योंकि आप कहते रहते हो कि अरे वो तो हर किसी का होता है। पर अगर देखा जाए तो वो जो जर्नी रही है आपकी, वो सैकड़ों लोगों के लिए इतना इंस्पिरेशन हुआ। जैसा आप कहते रहते हो, मनोज जी की जर्नी आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मनोज जी मुझे खुद कहते हैं कि आपकी जर्नी भी उनके लिए, और बहुत सारे स्पेशली बिहार से जो आना चाहते हैं बाहर, उनकी जो परिस्थिति है वहाँ से निकल के कुछ और बनने का एक सपना जो होता है, आपने उनको दिखाया है। पर जहाँ से आप आए हैं, आप यू आर अ वेरी प्राउड फार्मर राइट। आप फार्मिंग करते हुए आए हैं, लेकिन आज आप इस मुकाम पे हैं जहाँ पे सपने आप और बड़े देख सकते हैं और देखते आए हैं। तो उन लोगों के लिए देखो, क्या है ना कि परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हैं। हमारे उस दौर में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, टीवी का इतना प्रचार नहीं था। मतलब मैं कल ही बात कर रहा था, तो मैं 26 की एज में मेरे पास टेलीविज़न सेट का एक्सेस हुआ था कि मैं जब चाहूँ रात को देख सकता हूँ। 26 का जब हुआ तो 2000 में एक छोटा सा टीवी आया था, ब्लैक एंड वाइट। तो अभी बहुत कुछ है, अभी इंटरनेट है, अभी दुनिया भर के पॉडकास्ट हैं, इतने मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि कई बार लगता है कि अभी मोटिवेट किसको होना है उनकी कमी हो गई है। हर व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर है, बोल रहा है, ज्ञान दे रहा है। तो आप हेल्थ खोज लो तो हेल्थ में इतनी टिप्स मिल जाएंगी कि दिन भर देखने के बाद रात को लगेगा कि कुछ नहीं करना है, ना खाना चाहिए, ना पानी पीना चाहिए। कोई बोलता है नींबू पानी पियो, कोई बोलता है मत पियो, कोई बोलता है 10,000 स्टेप्स, कोई बोलता है नॉनसेंस है ये। तो समझ नहीं आता है। रात होते होते लगता है कि भाई क्या करें, फिर लगता है इंटरनेट देखना छोड़ दें तो सब ठीक हो जाएगा। लॉग आउट करें। तो वो जर्नी आज के बच्चों को, यस ऑफ कोर्स मेरी यात्रा, इसीलिए मैं कभी भी एक आध वीडियो गलती से बन गए कि मेरे हाउस टूर घर पे किसी ने देख लिया लोगों ने। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किस घर में रहता हूँ, मैं किस गाड़ी में चलता हूँ लोग देखें या लोग जानें, क्योंकि मेरी गाड़ी, मेरा घर किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं हो सकता है। अगर तुम लग्जरी गाड़ी के लिए एक्टिंग करना चाहते हो तो फिर गलत सोच में पड़े हुए हो। मेरी जर्नी इंस्पायर कर सकती है कि आप सपने देखो, आप जिस स्थिति में हो। मतलब मुंबई शहर में ऐसा बहुत वक्त आया कि अनिश्चितता है, पैसे नहीं हैं, और मैं कभी उसको नहीं बोलता हूँ। मुझे लगता है कि उसके लिए वो सबके लाइफ में होता है। मैं पिछले हफ्ते अनिल अग्रवाल जी से मिला था, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन जो हैं,
तो हम बातें कर रहे थे 1 घंटे, तो वो अपनी जर्नी बता रहे थे और मैं सोच रहा था। तो सपने देखो, सिंसियर रहो। ऑफ कोर्स डिजिटल मीडियम है, यहाँ बहुत भ्रम है तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि कहाँ मुझे सच में इंस्पिरेशन और या मोटिवेट करने वाली बातचीत सुनने को मिल रही है, और ये बातचीत क्या मेरे जीवन में कितना कारगर होएगी। दुनिया का एक सबसे बड़ा AI है जो परमात्मा ने हम सबको दी है, वो है ये मानसिक। हम अपने ब्रेन का, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, हम हमारे विचार कैसे चल रहे हैं उन पे फोकस करें, ध्यान दें। तो जर्नी बहुत बच्चों को मेरी इंस्पायर करती होगी और करती भी है, मिलते हैं लोग, बताते हैं, तो ये अच्छा है। कहीं ना कहीं हम तो सिर्फ अपनी लाइफ को जो करना चाहते थे उस करने के रास्ते पे हैं, लेकिन ये मेरी जर्नी, मेरी यात्रा किसी और को भी इंस्पायर कर सकती है और हौसला दे सकती है कि तुम्हारे जीवन में जो भी गड़बड़ चल रहा है ये अस्थायी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि मतलब, या बुद्ध की ही कही बात है कि आप सफलता और विफलता, अप एंड डाउन में एक भाव में रहिए, ये अस्थायी नहीं है। तो वही है कि मैं तो अपना लाइफ जी रहा हूँ और ईमानदारी पूर्वक जीता हूँ, और लगता है कि ये किसी को प्रेरणा बन रही है तो अच्छी बात है, बने। इतना ज़रूर कहूँगा हर नौजवान के लिए कि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, और सबके लाइफ में असीम संभावनाएं हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर मैं हिंदी मीडियम का छात्र गांव से आके अभिनेता बन सकता हूँ तो कोई भी बन सकता है। मुझ में कोई एक्स फैक्टर नहीं था, एक ही एक्स फैक्टर था, हार्डवर्क, सिंसियरिटी और क्राफ्ट को जानना। यार एक्टिंग को समझना है, जानना है, अच्छे से जानना है, और ऐसा कुछ करना है जो यूनिक लगे, जो मौलिक लगे, जो ओरिजिनल हो। जब आप वहाँ थे आपके सपने कुछ और थे, है ना? वो ट्रैक्टर खरीदना है, उससे फिर और बड़ा बनाना है कुछ। फिर आपने मुझे कहा था कि आप एक दिन चाहते हैं कि आप कुछ करें, स्पेशली हमारे जो गांव है वहाँ जाके आप वो जो हमारे जो शहर की उन्नति है वहाँ भी लेके जाए आप। वो सपना किस हद तक पूरा हुआ है? और आज भी कभी लगता है जब आप सोचे होंगे कि तब सपना था एक ट्रैक्टर पाने का, और आज वो सपना कहीं और कितने आगे बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक कमाल की ही जर्नी यात्रा होती है कि मेरे जीवन में मुंबई आया तो मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। मैं यहाँ आके एक फिल्म में गाड़ी चलानी थी, तो मैं वो ड्राइविंग स्कूल गया और 15 दिन की क्लास ली। तो जो ट्रेनर थे उन्होंने बोला सर 15 दिन तो हो गया, लेकिन आप सीखोगे तब जब आपके पास अपनी एक गाड़ी हो, तो आप कम से कम एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लीजिए, तभी एक्सपर्ट होएंगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। एक दो जगह लगेगी, डेंट वेंट जाएगा, तो सेकेंड हैंड गाड़ी ले लो। तो मैं बहुत मुश्किल से संघर्ष करके और लोन करा के बैंक से एक छोटी सी i10 खरीदी थी मैंने। और पिछले दिनों मैं उसी हुंडई का ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ। ये अभी आया नहीं है, सॉरी, मुझे पता नहीं, मैं बोल दिया आज। तो वो ये नहीं है, वो जर्नी है की बात है, सिर्फ यात्रा की। बड़ी इच्छा है, और वो मैं कुछ किया भी हूँ, अपने गांव में कुछ किया हूँ, और कुछ करने, और वो कहने में मुझे बड़ा संकोच और शर्मिंदगी लगती है कि आपने अगर छोटी भी चीज़ की हो और उसी का प्रचार करें, बातें करें, तो लगता है कि दान या समाज सेवा ऐसा हो कि दाहिना हाथ करे बाएं को पता ना चले। छोड़ दो, उसकी बातें मत करो, वो स्वंत सुखाए है, अपने को अच्छा लग गया। अब मुझे उसको बताना नहीं है, मुझे उसका प्रभाव या इमेज मेकिंग के चक्कर में नहीं रहना है कि हाँ किया है, बहुत कुछ करने की योजना है, प्लानिंग है। और क्योंकि क्या है ना कि सक्सेसफुल तो हो गए, मीनिंगफुल कैसे होगे? मीनिंगफुल तभी होगे जब समाज को आप पे बैक करोगे। बातों से भी कर सकते हैं, इंस्पिरेशन से भी कर सकते हैं, जर्नी से, और ग्राउंड लेवल पे भी जाके कुछ कर सकते हैं। मेरी बहुत, जैसे एक मेरे घर के पीछे नदी है जो सूख गई 2 साल पहले, 3 साल में गाँव में था, तो गांव का वीडियो मोबाइल बना रहा था लड़का, तो बोला अरे भैया ये नदी है, आप इसमें तैरे होंगे।
तो मैं बोला हाँ इसी में तैरना सीखा हूँ। देखो अब नदी सूख गई है, पर ये नदी अब यहाँ नहीं बहती है, मेरे भीतर ज़्यादा बहती है। और ये लाइन निकल गई और उसने कहीं डाला और वायरल हो गई, और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ये कि सरकारों तक गई होगी, बिहार सरकार तक। अब वो नदी रिवाइव हो रही है, गवर्नमेंट ने एक बजट दिया है और वो नदी को, गवर्नमेंट का क्रेडिट है, मेरा क्रेडिट नहीं जी है, जी इसलिए बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो वो वापस उसको 100 किलोमीटर लंबी जर्नी है उस नदी की, बिहार सरकार रिवाइव कर रही है। पानी आज है, अभी भी है उसमें। तो उससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, चिड़ियों को पानी मिलेगा, किसानों को सिंचाई की सुविधा होगी। और उन नदी के आसपास के गाँव में का जो वाटर लेवल नीचे चला गया था, मेरे गांव में मई महीने में कल सूख गए हैंडपम्प, तो शायद वो नहीं होंगे। जी अब क्या है ना, हमें जैसी दुनिया मिली थी, हम सबको तो यही प्रयास करना है कि उससे थोड़ी बेटर, अगर वैसा का वैसा नहीं, वो ख़राब तो ना ही करें, या तो वैसे का वैसा अगली जनरेशन को डिलीवर दे दें, या उससे थोड़ी बेटर बना के दे दें। पंकज जी, कोई भी ऐसी स्थिति थी जब आपने 2 मिनट के लिए भी ये सोचा था कि नहीं यार वापस चलते हैं, छोड़ देते हैं? क्योंकि मुझे लगता है हर किसी का मेन प्रॉब्लम ये है, लाइक संघर्ष अलग अलग होता है, मेन प्रॉब्लम ये संघर्ष की वो जो एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, उसके आगे आप पार कर सकते हो कि नहीं। आपका था ऐसा कोई ब्रेकिंग पॉइंट? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि छोड़ने चलते नहीं, क्योंकि मेरे विश लिस्ट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी। मुझे लग्जरी कार के लिए एक्टिंग नहीं करना था, मुझे बड़े घर के लिए एक्टिंग नहीं करना था। तो ये नहीं था कि वो कब होगा, वो हो नहीं रहा है। मुझे एक्टिंग अपने जीने के लिए करना था। अभिनय मेरे लिए ऑक्सीजन के समान थी कि भाई ये सांस आने जाने का प्रोसेस है, कि भाई ये चाहिए जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल होने के लिए, ना कि बड़ा नाम बनाने के लिए, बड़ी गाड़ी बनाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए। तो ये सब उसके बाई प्रोडक्ट हैं, हो जाते हैं। तो इच्छाएं अगर बहुत अनंत ना हो तो फिर सब कुछ ठीक ही होता है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए, बैक हो जाना चाहिए। बेसिक खर्चे, पत्नी नौकरी करती थी तो घर चल जाता था, मुझे भी महीने में 2 काम मिल गए तो काफ़ी है। हम बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे, मतलब इंटरनली तो बहुत आनंद था। इस वक्त इंटरनली ठीक है, इकोनॉमिक्स को लेकर क्राइसिस नहीं है उतनी, लेकिन बाहरी दुनिया का प्रेशर बहुत होता है। जी, कहते हैं कि जब आप चाहते तो थे आप फेमस हो जाए, फिर अभी लगता है ज़्यादा फेमस हो गए हैं, और फिर एक टाइम आता है जो मध्यम वर्ग की ज़िंदगी आपने ज़िंदगी भर जी है, उसको प्रोटेक्ट करने का मन करता है कि अंदर से आप हो मध्यम वर्ग वाला ही आदमी, मगर बिकॉज आपको आज पंकज जी द स्टार, पंकज जी जो पॉपुलर पर्सन बोलते हैं, वो तो आप फिर भी कोशिश करते हो कि वो जो मिडिल क्लास थिंकिंग है, फैमिली है, वो रहे जैसा है। क्या वो अब इसे संघर्ष कहेंगे, राइट? बिकॉज ये तो बहुत बड़ी संघर्ष हो गई आप जैसे आर्टिस्ट के लिए। तो क्या कर रहे हो आप, बताओ। हम कोई एक वो होता है माउंटेनियर्स, वो हिमालय पे या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है और वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद वो देख लेता है, फिर क्या करता है, वो नीचे उतरता है। तो जब नीचे ही उतरना था तो वहाँ ऊपर क्यों चढ़े थे? अनुभव के लिए चढ़े थे, एक्सपीरियंस के लिए, हाइकिंग का अनुभव लेना था, और ये इस पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पे जाना था और देखना था कि ये क्या है एक्सपीरियंस। वापस तो नीचे आना ही है। जी। मैं पहले नून होना चाहता था, अब कभी कभी इच्छा होती है अनून होने की, कि एक्टर्स की ज़िंदगी में एक और मैं उसको समस्या और तबाही नहीं कहूँगा, हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है। कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक रास्ते पे जाओ तो बहुत फैंस, चाहे वो लोग बहुत अच्छे हैं, चाहते हैं, लेकिन 2, 4, 10 के बाद आप कितनी तस्वीर दे पाओगे? और मुझे दुख होता है कि यार मैं अब यहाँ से छुप के भागना पड़ रहा है, इसलिए मैं इतना प्राइवेटली जाता आता हूँ कि मुझे लगता है किसी की दुनिया को डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से, मैं चुपके से निकल जाऊँ, चला आऊँ। तो अब जो मिडिल क्लास को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, वो हो गया ना, अब देख लिया, और देख लिया जाके कि कुछ नहीं है। अंतोगत्वा लड़ाई सिर्फ 8 घंटे सोने की ही है और खुश रहने की, और खुश रहना पैसों से संभव नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आप
अपने जो मन की गाड़ी ले ली वो 10 दिन हैप्पीनेस देगी, उसके बाद 11वें दिन नहीं देगी या 20वें दिन नहीं देगी। वो आंतरिक है, उस पे काम करना होगा, इंटरनल पे काम करना होगा, इस पे काम करना होगा। घर में जाके पंकज जी आज भी अपने आप को वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली वाले मेंबर की तरह जीते हैं, आपकी फैमिली भी वैसी ही ज़िंदगी जीती है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, है ना? मतलब फिर वो आज का इंटरनेट के दौर में कुछ भी बोलने में लगता है कि ये देखो कुछ नहीं, लोग सोचते हैं ना ऐसा, आप एक शब्द बोलो उसमें से 10 लोग 10 मीनिंग निकाल सकते हैं। कुछ तो लोग बोलेंगे, उनके बोल। हाँ वो भी है ना, सोशल मीडिया ने तो यही बोला है ना कि राय दो राय दो। अब क्यों राय दूँ, मेरा राय ज़रूरी है क्या? हर चीज़ पे क्यों राय देना, मेरे को नहीं देना है राय। फिर बोलते हैं कि नहीं पब्लिक फिगर हो, आपकी तो राय देते रिस्पॉन्सिबिलिटी रहो। तो हम सब राय चंद हो गए हैं। बट मुझे पता है कि आपकी बेटी और आपकी वाइफ भी मृदुला जी बहुत ही सपोर्टिव है, वो भी यही चाहती है कि ज़िंदगी जितने सिंपल तरीके से जिया जाए। जी पा रहे हो आप सब? हाँ हाँ, मैनेज कर लेते हैं जैसे तैसे जी पा। लेकिन कई बार वो भी होता है कि कई लोग मैसेज करते हैं और कई बार मैं सोचता हूँ कि 10 दिन फ़ोन नहीं करूँगा, ये इस्तेमाल, तो मैसेज आता है भूल गए, बड़े हो गए। तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है, भूले नहीं है। आप ये सोचो भैया व्यस्त रहते हैं, भैया को भी मन है फ़ोन से दूर रहने का, उतनी छूट मिलनी चाहिए। आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि बड़े हो गए इसलिए इग्नोर कर रहे हो? हाँ मैंने सुना है, तो कई बार सुना है। पर आप जस्ट वही 8 घंटे की नींद में थोड़े अपने लिए वक्त निकाल के? नहीं, उस 8 घंटे की नींद के साथ साथ आपको मैं समझा हूँ कि लगातार शूट करना, और उसके बाद अब तो मैं तय किया हूँ कि एक फिल्म के बाद 15 दिन गैप लूँगा। पहले नहीं होता था, ओवरनाइट एक सेट से दूसरे सेट, और उसका इम्पैक्ट अब मुझे होता है कि नहीं यार, ब्रेक लेके काम करो। पंकज जी, आपने मुझे कहा था कि हर किरदार से कुछ ना कुछ आप ही सीख लेते हो और लेके जाते हो कुछ ना कुछ सीख। क्रिमिनल जस्टिस का ये सीज़न 4 है ना? अब 4 वर्ष तो हमको लग रहा है, उससे काफ़ी साल आपने इसको दिया है। क्या लेके गए आप घर वापस हर रोज़ सेट से, या इन 6-7 सालों से? हाँ हाँ हाँ, नहीं, माधव मिश्रा बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है, मुझे भी सिखाते हैं बहुत कुछ। वो टाइप के आदमी हैं। आप भी तो हो वोक, आप फेमिनिस्ट ज़रूर हो, तो ये तो मैं बोलूँगी। हाँ मतलब नहीं, वो ये इन शब्दों पे मैं नहीं जाता हूँ। मैं स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मुझे लगता है दुनिया सुंदर है तो उनकी वजह से है, और हमें भरपूर सम्मान करना चाहिए। तो माधव से मैं क्या लेके गया हूँ? आप वो भी तो सोच उनकी आपकी थोड़ी बहुत तो मिलती जुलती है। बहुत मिलती जुलती, थोड़ी नहीं, बहुत हद तक। काफ़ी। इनफैक्ट कई चीज़ें जो मुझे कहना है ना, तो मैं सोशल मीडिया पर नहीं कहता हूँ। क्रिमिनल जस्टिस का सीजन चालू होता है तो उसमें कह देता हूँ माधव के मुंह से। आपको एग्जाम्पलीफाई तो करना पड़ेगा, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। जैसे कि पिछले सीजन में था, वो दीपू आके मुझे बोलता है कि अरे देखिए मेहमान जी 2000 फॉलोअर्स हो गए आपके, तो आप वायरल हो रहे हैं। मैं बोला अच्छा एक बात बताओ दीपू, कितने फॉलोअर हो जाएंगे तो आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा? तो ये आवाज़ अंदर से आई थी आपकी? हाँ, क्योंकि आप समझो ना कि हर आदमी परेशान है कि एक फ़ोटो डालो और फिर 4 बार काउंट करते रहो लाइक्स कितने आए, कमेंट कितने आए। तो एक नई चीज़ आई है, हम सबको इंगेज की हुई है, हम वहाँ लगे हुए हैं। मैं पिछले दिनों बोला था, हम नियमित रूप से अपने 6-7 घंटे इंटरनेट का डाटा देते हैं वहाँ पे, और तो सैलरी कुछ नहीं मिलती है। तो हम कहीं अगर 8 घंटा समय देंगे तो वहाँ से कुछ तनख्वाह तो मिलना चाहिए ना, एक्सपीरियंस मिलता है जी। लेकिन उस एक्सपीरियंस के क्या, मैं जब लॉग आउट करके मोबाइल अपना रखा था 1 महीने, तो मुझे नहीं लगा कि मेरे एक्सपीरियंस में कोई कमी हो रही है या मेरे जीवन में कुछ मिसिंग है। बोला सब ठीक तो चल रहा है यार, तो क्या बिना इसके भी जीवन चल सकता है? तो और कुछ है सिमिलैरिटीज किस में? माधव मेरे में? जी नहीं, बाकी काफ़ी सारे। मैं एक्टिंग का माधव मिश्रा हूँ। एफिडेविट करने वाला वकील इतने हाई प्रोफाइल केस लड़ रहा है और जीत रहा है। एक सीन करने वाला हेंचमैन बनने वाला अभिनेता, जूम इसको देखो, उस पर बैठ के बातें कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी घटना है।
जब आया था, अभी है वो टैगलाइन, जूम इसको नहीं, देखो। टैगलाइन नहीं है, पर शुरुआत का हमारा टैगलाइन वो तो जरूर था। समझो, मुझे याद है तो मैं सोचता था कि कब ऐसा मौका आएगा यार, कभी ये हो पाएगा क्या कि ये जूम पे मैं भी आऊँगा। और मैं तो 2 साल मैंने इंतज़ार किया ऑलमोस्ट नहीं, पॉडकास्ट में लाने के लिए। आपका स्नेह है। स्नेह हमेशा रहेगा और आदर भी, बट इंटरेस्टिंग दौर भी चल रहा है फिलहाल। आपके मित्र अनुराग काफ़ी खबर है इस बात को लेके भी कि हम कैसे फिल्में बना रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स क्रिमिनल जस्टिस को हम ऐसी सीरीज़ है जिसको बहुत सराहा गया है, बहुत प्यार मिला है, तभी लेकिन 4थे सीजन तक पहुँचे हैं। तभी और बहुत कम ऐसे सीरीज़ है जो कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ये जो दौर है, जैसे मैं कह रही थी, आपके मित्र भी अनुराग ने भी कहा है कि मैं तो साउथ की फिल्में करूँगा और मैं ये, और हम क्यों ऐसा करते हैं, हम फिर सेंसरशिप की जो बात कर रहे थे हम फिल्मों में कि हम आर्टिस्ट क्या करेंगे, तो आपने पढ़ा ही होगा, मुझे पता है, आपको पता है। आपके विचार क्या है इस पे पंकज जी? क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है कि आपको भी बॉदर करती है कि हम क्या फिल्में बनाएं, कि हम क्या करें, या ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। देखो, एक तो भारतीय हिंदी सिनेमा है ये जी। तो हिंदी हार्टलैंड के से थोड़ी रूटेड फिल्में बने। स्त्री इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म हुई अमर की, अभी हम देख रहे थे अमर को, क्यों हुई होगी? पार्ट 1 भी हुई थी, पार्ट 2 भी हुई। पार्ट 2 तो मतलब ROI में सबसे नंबर 1 है शायद फिल्म। तो क्योंकि वो रूटेड कहानी कह रहा था, वो सरकटे को लाया, उसमें बहुत माइथोलॉजी के भी पार्ट आपको दिखेंगे, वो एक ह्यूमर है, एक कस्बाई कहानी है, कोई सुपरमैन नहीं है वहाँ पे। तो रूटेड कहानियाँ कहेंगे तो वो वर्क करेंगी ही करेंगी। OTT एक प्लेटफॉर्म आया है, इसकी ग्रोथ काफ़ी हो रही है जी। जैसे जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके लिए OTT पे हर साल पिछले 3-4 सालों से OTT का बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है नंबर्स में। ये एक अपना सिनेमा है, आप अपने टाइम से, अपने सहूलियत से, अपने स्पेस में देखिए। जितना आसान है आना, उतना ही आसान है एग्ज़िट होना यहाँ से। तो वो एक कम्युनिटी विविंग का एक्सपीरियंस है थिएटर। तो होते रहता है, हर दौर में कुछ न कुछ बदलता है। जब टीवी आया था तो लोगों को लगा कि वो हो गया सिनेमा, फिर नहीं हुआ, चलता रहा। OTT आया। अनुराग की तरह आपको भी चिंताजनक लगती है? बिकॉज मुझे चिंताजनक नहीं लगती है। देखिए, मुझे याद है जब हम लोग आए थे तो आइटम सॉन्ग का दौर था। हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग नेसेसरी होता था, और मैं अक्सर सुनता था कि लोग बोलते हैं पब्लिक डिमांड है ये। मुझे समझ नहीं आता था, पब्लिक डिमांड, पब्लिक चिट्ठी लिख के भेजती है क्या प्रोड्यूसर के ऑफिस में कि हम वी वांट आइटम सॉन्ग, क्योंकि एक चल गया तो कुछ जो चल जाता है उस धर्रे पे हम बहुत सारे बनाने लगते हैं। अब हॉरर कॉमेडी चल गई तो आप बहुत हॉरर कॉमेडी आने लगेंगी, एक्शन एक चल गई तो बहुत एक्शन आने लगती हैं। यस, मैं भी सहमत हूँ कि हिंदी कहानियाँ थोड़ी रूट्स से भटकी हुई थी, जो अर्लियर बोल रहा था। रूटेड रहेंगी तो उनकी रिलेटेबिलिटी बढ़ेगी। मार्केटिंग बड़ा फैक्टर है कि कितने स्क्रीन्स पे लगती है, शो के टाइमिंग क्या हैं, ये सब भी काउंट करती हैं चीज़ें। लेकिन मूल आत्मा है कि कहानी अच्छी होनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी है, उसको नंबर स्क्रीन अच्छे मिल गए, शो टाइमिंग अच्छी मिल गई, और आजकल की ऑडियंस बहुत, मुझे लगता है, अवेयर है, वो ट्रेलर से भांप लेती है। ट्रेलर आता है, मुझे बहुत भरोसा है कि मेट्रो का ट्रेलर आएगा तो आप देखिएगा कि मेट्रो 2 अनुराग दा का, कि वो लोग उसको लेके कितना शानदार फीडबैक मिलेगा। क्या मैं कह सकती हूँ, आर यू प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट? यस, बिल्कुल। मैं अनुराग बसु का तो मतलब मैं तो चाहता हूँ हर साल एक फिल्म अनुराग बसु के साथ करूँ। इतना प्यार है? इतना प्यार है मुझे उनसे। उनके सेट पे बोलते हैं प्रिपेयर्ड होके मत आओ। अच्छा। हाँ पंकज जी, हम बोले दादा कल क्या करेंगे? बोला आ जाइए, दे ही कर लेंगे। ओह डन। मैं गाड़ी में दादा के सेट पे बिना कुछ सोचते हुए जाता हूँ। मैं ट्रैफिक, लोगों को देखते हुए, बाकी सेट पे मैं स्क्रिप्ट पढ़ते हुए और क्या करना होगा, ये सीन कैसे होगा करते हुए जाता हूँ। तो दादा से तो मुझे अथाह लगाव है। पर वो भरोसा भी होता है ना एक। ऑफ कोर्स, मुझे नहीं लगता वो हर किसी को ये बोलते होंगे। जैसे उनका जो डिक्टेट आदित्य या सारा या बाकी लोगों से होगा, वो अलग होगा। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल। तो
लेकिन नहीं, दादा का तो एक तरीका भी है काम करने का। वो एक्टर्स को जितनी जानकारी है उतनी ही बताते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बताते हैं कि उसको जितना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी करता हूँ कि मेरे कैरेक्टर को जितना पता है ना उतनी ही कहानी मुझे बताओ। क्या वो हेल्प करती है? यस, क्योंकि बाकी अनवांटेड चीज़ें मैं क्यों जान रहा हूँ? अगर माधव मिश्रा इस कहानी में जितना जानता है या जितनी ज़रूरत है माधव मिश्रा को अंजू नागपाल और जीशान अयूब या सुरवीन के किरदार के बारे में जानना, उतना ही मैं जानना चाहता हूँ। जी। क्योंकि बाकी जान के मैं कुछ क्या कर लूँगा? बेवजह का मिस इन्फॉर्मेशन, हम अभी मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में गुजर रहे हैं जी। कि जिस व्यक्ति को जितनी सूचना की ज़रूरत है उससे 100 गुना ज़्यादा सूचना उस तक पहुंचाई जा रही है। डर बोलना सही होगा कि नहीं मुझे पता है, पर चिंता ज़रूर, ये आपने मिस इन्फॉर्मेशन की बात की है। मुझे बहुत टाइम पहले जब हमने बातें की थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब हमने इंटरव्यू किया था, एक इंटरव्यू हमने डिस्कस किया था कि आपकी बेटी की जो ऑब्सेशन थी, जैसे सब लोगों का होता है सोशल मीडिया से, वो आपको थोड़ा मतलब परेशान तो ज़रूर करता था, और आप उससे बोलते भी रहते थे, टोकते भी रहते थे बीच बीच में। लेकिन मैंने डर का माहौल इसलिए बोला कि आज जो AI के थ्रू और एक्टर्स को आप देखेंगे ऐसे वाहियात वीडियोस बनाते हैं और फेक AI वीडियोस, ये तो मतलब जब हमने वो बातें की थी उससे तो बहुत आगे निकल गई है ये परिस्थिति जो हम अभी देख रहे हैं। डर बोलना या चिंता बोलना, क्या ये डिस्कशंस होते हैं? मुझे पता है क्योंकि यू आल्सो हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद योर डॉटर, तो आई एम श्योर। डर चिंता तो नहीं होता है। मतलब भैया कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, हमने एक लेख पढ़ा था बचपन में, विज्ञान वरदान या अभिशाप, कि ये क्या है? दोनों है। उसका सार्थक इस्तेमाल हो तो बहुत कमाल की चीज़ है, उसका व्यर्थ और निरर्थक इस्तेमाल हो तो फिर वो घातक है। तो उसका मीनिंगफुल यूज़ होना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी का, लेकिन टेक्नोलॉजी है तो दोनों किस्म के यूज़ होंगे। अब उसमें व्यक्ति को अवेयर होना होगा कि जो मैं देख रहा हूँ ये जनरेटेड है, बनाया हुआ है, कि रियल है कि ओरिजिनल है। तो अब फिर वही है कि कितना देखेंगे और कितना आप डाइसेक्ट करेंगे या उसको समझेंगे। अपना जीवन जीना है, अपना काम भी करना है। तो डर तो मुझे नहीं होता है, क्योंकि तकनीकी कितना भी हो जाए, ह्यूमन इमोशन जो है उसकी काफ़ी वैल्यू है और वो बदलने वाला नहीं है। उसी बात पे ये भी ऑफ कोर्स पूछना ज़रूरी होगा, आप इस बार की स्टोरी ओरिजिनल है? जी जी बिल्कुल। क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 4 की, और मुझे याद है सीज़न 1 में जब रीमेक, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दिस सीरीज हैज़ बीन ऑब्वियसली इट्स अ रीमेड, तो फिर उस टाइम पे मुझे याद था कि आपने कहा था कि मैंने खुद को कहा था कि मुझे बिल्कुल नहीं देखना है ओरिजिनल। हाँ। और जितना मुझे पता है आप यू आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ रीमेक्स और ये सब चीज़ें, तो आई एम श्योर आप संतुष्ट होंगे कि स्टोरी ओरिजिनल थी। ओरिजिनल थी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे रीमेक्स में देख लूँगा ना तो मैं नहीं करूँगा वापस। मुझे लगा एक्सपीरियंस मेरा तो हो गया, अब इसी को क्यों रिक्रिएट करना। तो सीजन 1 आया था तो मुझे बताया श्रीधर राघवन ने, मैं बोला सर दिखाओ भी मत, मुझे मत बताओ, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे लिए ओरिजिनल ही है माधव मिश्रा और मुझे अपने हिसाब से ही करना है। क्योंकि मैं रेफरेंस देख लूँ या कोई देख लूँ, अब तो खैर ओरिजिनल है 4th सीजन। अभी परसों मुझे लंदन में एक टैक्सी ड्राइवर मिले, तो उन्होंने पूछा मेरे को, मैं ट्रेलर देख रहा था, तो पूछा व्हाट आर यू वॉचिंग, मैं बोला कि ये शो है। अच्छा तो तुम्हारी ही आवाज़ लग रही है, मैं बोला हाँ। एक्टर हो, मैं बोला हाँ। तो बोला मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ BBC का, मैं बोला अरे वाह। तो मैं उनको बताया कि ये BBC ब्रिटेन का था ओरिजिनल, लेकिन यहाँ 2 ही सीज़न बने, हम भारत में 4था सीज़न बना रहे हैं, हम 2 सीज़न आगे हैं और हमारा, तो हम आपको अब देंगे सप्लाई इधर की, आपको बनाना है तो आगे के सीज़न हमारे पास हैं, बना लो। तो चल गया, कहानी वर्क कर गई। उसमें इसमें अंतर यही है कि यहाँ लॉयर एक ही है माधव मिश्रा, वहाँ 2 सीज़न में 2 अलग अलग वकील थे। एक सिचुएशन देना चाहूँगी आपको, आप सोच सकते हैं माधव मिश्रा और कालीन भैया के बीच में वार्तालाप होगा तो क्या होगा? ओह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सोचते हैं ज़रा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से। कालीन भैया माधव मिश्रा को ऑब्जर्व करेंगे, हाँ देखेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, क्या आइटम है, और माधव मिश्रा हंसते हुए और अपने वो सरकेज़म और ह्यूमर और सटायर होते हुए ये भांप लेगा कि भाई इस आदमी के सामने थोड़ा संभल कर रहना है, ये बहुत शातिर चीज़ है। क्या आप भी अपने किरदार को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरह से देखते हैं कि एक ओवरव्यू होता है ना कि दूर से? हाँ बिल्कुल देखता हूँ।
आपको कालीन और माधव को आप किस तरह से देखते हैं? जब आप पहली बार कालीन भैया को इग्नोर करना मुश्किल है, माधव मिश्रा को नोटिस करना मुश्किल है। सही बात। भीड़ में माधव उतर जाए अंधेरी स्टेशन पे, कोई नहीं ध्यान देगा। कालीन भैया अंधेरी स्टेशन पे उतरेंगे तो वो पंखे और प्लेटफॉर्म पे रुक के देखने लगेगा कि कौन आदमी है, अरे कोई है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जो कालीन भैया कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते फिर भी ऑरा जो है हैं। हाँ, भयानक है। और माधव मिश्रा बड़े प्यारे इंसान लगते प्यारे इंसान लगते हैं और बहुत बकवास करते हैं, नॉनसेंस करते हैं, लेकिन इनोसेंस है। इसके ऑरा में भी एक आपको लाइकेबिलिटी है। हैं जी। तो वो तो मैं जान के, मैं किरदारों की ना मासूमियत, इनोसेंस को बरकरार रखना चाहता हूँ। कालीन भैया भी आपको ना इसीलिए वो खतरनाक लगने के बावजूद भी लगता है कि यार ये हार्मफुल आदमी नहीं है, ये धंधे के लिए सब कर रहा है, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन है और यकीन नहीं होता है कि अगर इसके बाकी स्टोरी को हम न जाने तो डिसेंट आदमी है ये तो। करियर की शुरुआत में, अब तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बिल्कुल भी फर्क पड़ता है उन बातों से, पर ऐसे बहुत ऐसे कटु वचन सुनने को मिलते हैं करियर में। और हमारे यहाँ पे उस इंडस्ट्री में बात कर रहे हो आप, तो काफ़ी आप उस एज पे आए जब लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये करियर बना सकते हैं हम, क्योंकि आपको मैं 29 का था जिस दिन मुंबई आया था, 29 का था। और फाइनली जो मेन ब्रेक मिला वो कौन सा? 39 में। एग्जैक्टली तो उस एज में तो होप छोड़ देते हैं इसमें से, राइट? 39 में तो रिटायरमेंट का सोचने लगते हैं, है ना। तो मुझे ये कहना था कि बहुत सारे उसमें ना ऐसे सुनाते हैं लोग, पर वो बातें बाद में सुन के ऐसी हंसी भी आती है कि देखो मुझे कहा था हो नहीं सकता है। और बनने के बाद आपको बड़े सारे ऐसे ओपिनियंस भी मिले जाएंगे कि आप एक्टर है या स्टार है या जो भी है बन गए, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। दोनों पहलू समझना है मुझे आपकी ज़िंदगी के। हुआ क्या था? मैं दोनों पे ध्यान नहीं देता हूँ। उस वक्त भी मैं बहुत सुना हूँ, काफ़ी कटु वचन सुना हूँ, पर मुझे अब याद नहीं है और याद करना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या पर्पस है, वो जो बीत गई सो बात गई, मानो वो बेहद निराली थी। फेयर इनफ कि जो चला गया लेट इट गो, जाने दो। अब उसको धुन के याद करके मुझे बदला नहीं लेना है किसी से कि तुमने ऐसा बोला था तो मेरा वक्त आया तो मैं तुम्हें बताऊंगा, नहीं भैया। आप जाने देते हो। हाँ, वो जीवन का हिस्सा था, ऐसा ही होना था, वो हो गया। मेरे काफ़ी सुनने को तो मिला था। हाँ, बहुत सुना हूँ मैं। इस पे भी नहीं देता हूँ, भाई रहने दो, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे भी मुझे जो कहानी पसंद आ जाती है, मेरी पत्नी भी बोलती है अरे मुझे अच्छा नहीं है, मैं बोलता हूँ छोड़ दो, कोई बात नहीं है, मुझे करने का मन है, मुझे करने दो। तो जैसा मैंने वादा किया था कि मैं आपको लास्ट वाला सुनाऊंगी, तो ये लास्ट वाला। तो पंकज जी के साथ मेरा इक्वेशन मतलब वैसा वाला है कि एक बड़े भैया जो होते हैं उनको मैं हमेशा बड़े भैया जो बोले, जो ज्ञान दें वो एकदम करेक्ट है, तो उनकी बातों को बड़ा ही ज्ञान की तरह मैं लेता हूँ। और जो कुछ चीज़ें वो ऐड करते थे, जैसे जैसे स्त्री 2 की बिगनिंग में वो शूट करके आए थे अटल का, तो अटल का शूट करके आए थे एंड पंकज जी फर्स्ट डे आए तो पूरा अटल जी की तरह कर रहे थे थोड़ा, क्योंकि वो शूट कंप्लीट करके हमारे सेट पे आए थे, तो उनको फिर बताना पड़ा हमको कि सर आप रुद्रा भैया हैं। तो अरे रुद्रा भैया क्या है, मतलब वो जो कैरेक्टर जीते हैं उस कैरेक्टर में भयानक घुस जाते हैं, इतना घुस जाते हैं कि अगली फिल्म में भी उसका छाप आ जाती है। तो उनको थोड़ा सा मैंने उस फिल्म से बोला कि सर 2-3 दिन का गैप, 1 दिन का गैप लो, फिल्म देखो, रुद्रा भैया वापस लेके आओ। और उसके बाद जो रुद्रा भैया वापस लेके आए 3-2 में और लंबी है, मैं बाद में सुनाऊंगी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा टाइम नहीं सही है, बस ये आखिरी पार्ट कर लें हम। पर ये दिखाना था मुझे जी। आप इसी से अंत करते हैं इस पॉडकास्ट का कि उनके बारे में बहुत सारी एक चीज़ बनी है, आपको यूनिवर्सल भैया माना जाता है। आप सब कहते हैं कि आपके पास बैठ के ऐसे सुकून वाली बातें कर सकते हैं और फिर आप किरदार को एक सेट से दूसरे सेट में कभी कभी लेके जाते हो। हाँ, मैं पहले दिन ब्रेक किया अमर ने कि अटल जी बहुत दिख रहे हैं। मैं बोले क्या करूं, 40 दिन से 48 डेज से मैं वैसे करके उनके स्पीच पैटर्न पे बोल रहा हूं, तो क्या करें अब। मैं बोले आज छुट्टी ले लो, होटल जाओ। हम बीच में सीन रोका गया, मैं वापस होटल आ गया और मैं बैठ के स्त्री के कुछ सीन्स देखे और मैं वहाँ किला में जंगलों में घूमा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कल से कैसे करना है, और फिर जाके नेक्स्ट डे वो सीन सेकेंड हाफ में किया।
तो यस ये होता है। और सूरज न चाहते हुए भी रोशनी दे ही देता है। तो बड़े भैया हमको सिर्फ फिल्म वाले हमारे दोस्त मित्र नहीं, फ़ैन भी बोलते हैं, अरे भाई पंकज भैया एक फ़ोटो। तो अब लगता है यार कि इससे तो भैया भी बोल दिया है, फ़ोटो ना देंगे तो सिर्फ एक्टर नहीं हूँ मैं इसके लिए। तो मैं जगत भैया हूँ, कोई बात नहीं, सबका प्रेम है, ईश्वर सबका भला करें। हम जगत भैया से बहुत 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 प्यार करते हैं और आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत सारी बधाइयाँ आपकी लेटेस्ट सीज़न ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के लिए। और जैसा मैंने कहा, आपको हम हमेशा सपोर्ट और चीयर करते रहेंगे। धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू फॉर बीइंग हु यू आर पंकज जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।